हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे थे आर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने इकॉनमी, एनवायरनमेंट एंड आपका एंशिएंट ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंस के प्री वाले क्वेश्चन। पहले प्री को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मेंस को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी व अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती हैं। तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं जो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जो तरंग दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये याद कर लीजिए। और ये जो है केवल ठोस में होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस में गमन करती है? तो केवल ठोस में गमन करती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। इसे जो है 1000 हर्ट्ज तक अच्छे से सुन सकता है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता कितनी होती है? तो 1/16 सेकंड की होती है। मनुष्य की आंख हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। तो हरे रंग को जो है मनुष्य बहुत आसानी से, बहुत ईजिली देख पाता है। अगला हम देखते हैं, यहीं पे एक नोट है। हरे रंग का तरंग दैर्ध्य नीले एवं लाल रंग के मध्य होता है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से हरा रंग दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो दो समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो होता है बल्बों को बहुत अधिक रोशनी मिलती है। अगला हम देखते हैं, यहीं पे न्यूनतम प्रतिरोध होने पर, जब प्रतिरोध आपका न्यूनतम होता है होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी, और अधिकतम प्राप्त करने वाली प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों से कम रोशनी मिलती है। तो जब हम कोई भी बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? आपका रोशनी कम मिलती है। और जब हम किसी भी प्रतिरोध आपका न्यूनतम होता है और समानांतर क्रम में अगर हम बल्बों को जोड़ते हैं तो उसमें जो है आपका रोशनी अधिक मिलती है। यही एक इसका मेन थीम है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर जो है आपका तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। किसमें? सरसों में। कैल्शियम से क्या होता है? तो तनों के अग्रभागों में वृद्धि होती है तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। क्या रोकता है? आपका कैल्शियम। जबकि सल्फर क्या करता है? तो तेल की मात्रा बढ़ाता है। किसमें? सरसों में। कैल्शियम का काम ये होता है कि वो तनों के अग्रभागों में वृद्धि करे और पत्तियों को गिरने से रोके। जस्ता का काम क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में ये योगदान करता है आपका जस्ता। लोहा जो है पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक होता है। तो लोहा जो है आपका क्लोरोफिल के संश्लेषण में अत्यधिक उपयोगी होता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से कौन सा प्रदूषक होते हैं? देखते हैं। तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड नामक प्रदूषक पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक रंगहीन गैस है। इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ये कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल के टूटने से क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे आपका दलदली भूमि और सीवरों में जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर 10 दिन से कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके लीवर में जो है ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है आपकी। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है। तो यह जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अंदर ही संग्रहित कर लेता है। जब ग्लूकोज की कमी होती है तो यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित या तोड़ देता है, तो जिससे हमारे जो शरीर को ग्लूकोज की कमी की ज़रूरत होती है वो उसको पूरा कर लेती है। किसके कारण? तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में तोड़कर ये हमारी कमी को पूरा कर लेता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। तो यकृत द्वारा कौन सा रस आपका वो होता है, निकलता है, स्रावित होता है? तो ये है आपका पित्त रस। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को,
मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गोसामर रेशम कहते हैं। टेसर रेशम का उत्पादन जो है टसर कीटों के द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन, साल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। तो आपका मकड़ियों से कौन सा रेशम उत्पादित होता है? गोसामर रेशम। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। टेसर रेशम का उत्पादन टेसर केसर मतलब टसर कीटों द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसी पे थोड़ा सा। मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत में जो है भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। तो मूंगा रेशम में जो है भारत का एकमात्र अधिकार है। अहिंसा रेशम उत्पादन की आधुनिक विधि है। अहिंसा रेशम क्या है? उत्पादन की एक आधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो है आपका कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में सबसे ज़्यादा अहिंसा रेशम का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो खाद्य पदार्थ में कौन सा ऐसा है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो ये है आपका अंडा। अंडा में जो है आपका आवश्यक जितनी हमारी बॉडी को आवश्यक अमीनो अम्ल चाहिए उतना हमें मिल जाता है। सोयाबीन दाल में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाई जाती है। अमीनो अम्ल में एमाइन और कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो अमीनो अम्ल में जो है एमाइन के प्लस आपके कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के कारण जो है आपका ये औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं। अगर फिनोल और फ्लेवोनाइड्स ना हो तो उसका मतलब तुलसी के पौधे का महत्व नहीं रह जाएगा औषधि के रूप में। तो ये आपके औषधि के रूप में इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो फिनोल और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है फ्लेवोनाइड्स का? तो आसिमम सेक्टिकस आपका इसका वैज्ञानिक नाम है। और तुलसी का पौधा कैसा पौधा है? तो ये आपका द्विबीजपत्री साकी पौधा है। अगला हम देखते हैं, एक तरफ हमारा पशु है दूसरी तरफ उसकी नस्ल दी हुई है। तो भैंस की कौन सी नस्ल होती है? भदावरी। गाय की जो नस्ल है आपका सिंधी और थारपारकर, दो नस्ल इसमें दी गई हैं। बकरी का जो नस्ल है जमुनापारी बकरी होती हैं। भेड़ का जो है लोही भेड़ होती हैं। तो ये भेड़ की एक जाति कौन सी है? लोही। अगला हम देखते हैं, काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा जो है आपकी भिंडी फसल की प्रजाति है। मतलब भिंडी की प्रजाति कौन है? काशी लालिमा। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है इसलिए यह हरे रंग की होती है। लाल भिंडी में एंथोसाइनिन होता है। लाल भिंडी में क्या होता है? एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो गूटी लगाने का कार्य जो है वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसे। यह कलम विधि का एक प्रकार है। यह अलैंगिक जनन द्वारा इसका गठन किया। अब जैसे हम गुलाब का एक पौधा लिए, उसका डंडी लिए, उसमें जो है काट काट के हम 2-3 जगह इसको लगा दिए, तो ये जो है गूटी लगाना हो गया आपका। कि मतलब पौधे के तने से या यूँ कहे डंडे से हम नया पौधा उगा लेना ही आपका क्या है? ये कलम विधि का प्रयोग कर। ये अलैंगिक जनन है। इसमें लैंगिकता का कोई मतलब लैंगिक जनन द्वारा नहीं किया जाता, अलैंगिक जनन किया जाता है। अब किसी एक डाली को जो है काट के आप दूसरा पौधा उगा ले रहे हो, इसी को क्या कहेंगे? आपका अलैंगिक जनन। देखते हैं हम 2017 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कौन कौन सी युक्ति है? तो डायनेमो और विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत में और विद्युत जो है पहले विद्युत को यांत्रिक में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विद्युत क्या करेगा? विद्युत को ही यांत्रिक में परिवर्तित करेगा। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान होता है? तो ताप का कौन सा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान होता है? तो सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, ये सभी जो है ताप के ऋणात्मक पैमाने का मान है। जबकि आपका केल्विन नहीं है, केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को जो है 373 केल्विन अंकित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा? तो उनके वर्गों का अनुपात आपका 2:3 होगा। ये कैसे होगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे, माना वस्तुओं का समान द्रव्यमान m है, वेग जो है आपका v1 और v2 है, क्योंकि दो वस्तु हैं तो पहली वस्तु का v1 और दूसरी वस्तु का v2 हो गया। और इसका फार्मूला होता है k = 12mv²। तो हम देखेंगे k1/k2 12mv1² और 12mv2²। तो आपका 4:5 दिया हुआ है, तो 4:9 दिया हुआ है, तो इसको हमने लिख लिया। अब v1/v2 का होल स्क्वायर चाहे कर दीजिए, चाहे दोनों का अलग अलग स्क्वायर रहेगा, और 4:9 इसका मान है। तो v1 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो v1 का मान 2 आ जाएगा, v2 का मान 3 आ जाएगा, यानी 2:3 का ये आपका रेशियो आ गया। अगला हम देखेंगे उष्मा की इकाई। उष्मा की इकाई क्या है? अर्ग, जूल, कैलोरी, ये सभी जो हैं उष्मा की इकाई हैं। जूल और कैलोरी आपका एसआई पद्धति के मापक हैं, जबकि अर्ग जो है आपका सीजीएस पद्धति में माप करता है किसका? उष्मा का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो ब्यूटाक्लोर जो है आपका शाकनाशी है। क्लोरपाइरीफॉस क्या है? ये आपका खरपतवारनाशी है। कोरबांडीमिम ये क्या है? कवकनाशी है। क्लियोनालफॉस क्या है? तो ये आपका कीटनाशी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके, खरपतवारनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी, ये सभी मिलान के लिए दिए हुए थे, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? तो कौन सा बहुलक ऐसा है जो जैव निम्नीकृत नहीं है, जो अपघटित नहीं होता है, यानी नष्ट नहीं होता है? तो पीवीसी जो है आपका, ये जैव निम्नीकृत नहीं है। जैव निम्नीकृत के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणों आदि की सहायता से विघटित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जैव निम्नीकृत कहेंगे। जब जैसे आपका सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन। लेकिन जो प्राकृतिक एजेंट द्वारा जो है आपकी कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणों, इन सभी के द्वारा विघटित ना हो पाए या नष्ट ना हो पाए, उसे हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकृत नहीं है, यानी अजैव निम्नीकृत उसे हम कहेंगे। वो क्या है आपका? पीवीसी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, धातु दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका अयस्क पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट होता है। कॉपर का अयस्क जो है पाइराइट्स या क्यूरापाइराइट होता है। पारा का जो होता है अयस्क सिनेबार होता है। जिंक का अयस्क कैलामाइन होता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का पाइराइट्स और क्यूप्राइट, और पारा का क्या होगा? सिनेबार, जिंक का कैलामाइन। आयरन का क्या होगा? तो आयरन का हेमेटाइट होता है। अगला है 8 नंबर, समुद्री घास किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री घास जो है आपका आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त की जाती है? समुद्री घास से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में या प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के न रहने पर आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। लेकिन आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण में जरूरी होती हैं या आवश्यक होती हैं। अगला हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि बाई प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन जो है आपका प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पादप और प्रकार। एक तरफ पादप दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके प्रकार दिए हुए हैं। तो अमरबेल जो है तना परजीवी है, जबकि चंदन आपका जड़ परजीवी है। आर्किक जो है एक अधिपादप या एपीफाइड है। अरुणाचल को जो है आर्किक प्रदेश भी कहते हैं। घटपर्णी या नेपेंथिस जो है ये क्या है? तो ये कीड़भक्षी है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा कि अमरबेल एक परजीवी होता है। चंदन आप भी आपका परजीवी है, लेकिन ये जड़ परजीवी है, और अमरबेल क्या है? तना परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपका स्त्रीलिंग है, जो प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। एंडोस्टेरान और टेस्टोस्टेरान आपका नर
नर सेक्स हार्मोन है। तो एंडोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन किससे संबंधित है? तो ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, जब हार्मोन है, जबकि आपका एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो महिलाओं के संबंधित हार्मोन है। विटामिन और रासायनिक नाम दिए हुए हैं। तो B1 का क्या नाम है? थायमिन नाम है। डी का नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है रासायनिक नाम। C का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और A का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला हम देखते हैं प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ यूरिक एसिड के शरीर में जमाव से गठिया या गाउट रोग होता है। तो प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ अगर यूरिक एसिड में जमा हो जाते हैं तो कौन सा रोग होता है आपका? गठिया या गाउट रोग होता है। एक सामान्य 70 kg भार वाले वयस्क पुरुष में या मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5000 मिलीमीटर जो है आपका कुल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 5000 मिलीमीटर एक वयस्क मनुष्य में आपका रक्त होना चाहिए जो 70 kg का है। अगला हम देखेंगे औषधीय और दूसरी तरफ उपयोग है उस औषधि का। क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट जो है आपका प्रतिरोधी है। क्विनिन या कुनैन जिसे हम कहते हैं मलेरिया रोधी है, मलेरिया से सुरक्षा प्राप्त करता है। एस्पिरिन आपका दर्द निवारक दवा है। तो एस्पिरिन किससे संबंधित है? दर्द निवारक से संबंधित। कुनैन आपका जो है मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है, मलेरिया अगर हो जाता है तो कुनैन नामक दवा की प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी होता है और क्लोरोमाइसेटिन आपका टाइफाइड नाशी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को किसमें विघटित करता है? एमिनो अम्ल में करता है। लैक्टेस एंजाइम क्या करता है? तो लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवाणु भोजियों या बैक्टीरियोफेज के बारे में हम देखेंगे। तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो जीवाणु भोजी किस में प्रयुक्त होते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। डीएनए में पाया जाता है आपका बैक्टीरियोफेज। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? तो गासमर रेशम कहा जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गासमर रेशम कहते हैं। अब हम देखते हैं एक तरफ आपका फसल है, दूसरी तरफ उसकी प्रजाति है। तो सरसों की प्रजाति क्या है? वरुणा है। मटर की प्रजाति आपका सपना है। पपीता की प्रजाति क्या है? सूर्या है। मूंगफली की एक प्रजाति कौशल है। अलसी की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27 ये सभी आपकी अलसी से संबंधित प्रजातियाँ हैं। अगला हम देखते हैं गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला एक रोग है। अगैती झुलसा जो है आलू में पाया जाने वाला एक रोग है। खैरा जो है आपका धान में पाया जाने वाला रोग है। फफूंदी जनित रोग जो है झुंडकंड या फाल्स स्मट जिसे हम कहते हैं धान की फसल में पाया जाने वाला एक रोग है। तो इस तरह से हम देखेंगे गिरुई कहाँ किस में पाया जाता है? गेहूं में। अगैती झुलसा आपका आलू में। खैरा जो है धान में। फफूंदी जनित रोग जो आपका झूठकंड है ये किस में पाया जाता है? ये भी आपका धान में पाया जाता है। तो खैरा और फाल्स स्मट धान की रोग हैं। अगला है हमारा लाइफ आई या लाइट फिडेलिटी या प्रकाश तद्रुपता। तो लाइफ आई के बारे में हम देखते हैं। लाइफ आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफ आई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेजा जा सकता है। लाइफ आई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक है। इसमें जो है LED का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइफ आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको आप तैयार कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं टाई के बारे में। टाई किस क्षेत्र के नियामक संस्था है? तो भारत में दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण हेतु किसे लाया गया है? तो टाई एक नियामक संस्था है भारत में दूरसंचार से संबंधित। केंद्र द्वारा 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? टाई की। अब हम देखेंगे 2016 का प्री का री एग्जाम। कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो लौह धातु के क्षयकरण में ऑक्सीजन तथा नमी दोनों ही आवश्यक हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्षयकरण होना। धातु में क्षयकरण होना क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है आपका।
सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये आपका लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन या प्रकीर्णन कम होता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट ऐसे ही दिए रहते हैं कि क्या आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो आपको कहना है हाँ जी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन या प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, मतलब उसका फैलाव कम जगह पे होता है। जिस रंग का आपका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन भी कम होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा जो है आपका प्राकृतिक रूप से, जो पृथ्वी पर पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, यह सबसे कठोर है। हीरा जो है आपका पारदर्शी रत्न है, कार्बन का ये शुद्ध रूप होता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हीरा जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा जो है आपका विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? तो ये नाइट्रोजन जो है वातावरण में आपका किया जाता है। जैसे आलू के जो पैकेट होते हैं, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन नामक गैस भरी जाती है, जिससे वो उसी अवस्था में बने रहते हैं जिस अवस्था में जैसे आपका नम नहीं होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन का उपयोग किस में करते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान यानी बैल के वीर्य को संरक्षित किया जाता है आपका नाइट्रोजन में। विद्युत बल्ब बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग, उर्वरक बनाने में आपका नाइट्रोजन का प्रयोग, विस्फोटक बनाने में आपका नाइट्रोजन का प्रयोग, पैकेटों में बंद तथा खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं, यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया जो उर्वरक होती है उसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46%। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ठोस अशुद्धियों में कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो उपयोगी नहीं है? तो आशवन विधि जो है ये इससे संबंधित नहीं है ठोस में अशुद्धि मापने के लिए। कच्चे तेल और पानी की अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं किसके द्वारा? तो आशवन विधि द्वारा की जाती हैं। ऊर्ध्वपतन क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किस में होता है? तो ठोस अशुद्धियों को दूर करने में आपका ऊर्ध्वपतन का और क्रिस्टलीकरण का प्रयोग होता है। जबकि कच्चे तेल और पानी की अशुद्धियाँ अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आशवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं, हींग प्राप्त की जाती है। हींग किससे प्राप्त की जाती है? तने एवं जड़ों से जो है आपका हींग प्राप्त की जाती है। हींग जो है आपका सूखा रेसिन होता है। ट्रांसफेरुलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? हींग में, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो कौन सा आपका एंटीऑक्सीडेंट हींग में पाया जाता है? ट्रांसफेरुलिक। अगला हम देखते हैं, एक तरफ आपके विटामिन है और दूसरी तरफ कहाँ से हम इस विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं? मतलब विटामिन के को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? अल्फ़ा से हम विटामिन के की प्राप्ति कर सकते हैं। विटामिन डी की प्राप्ति हम कॉड या कृत नामक तेल से कर सकते हैं। विटामिन ई की प्राप्ति हम गेहूं भ्रूण तेल से करते हैं। विटामिन सी को हम जो अगर हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हम इसको नींबू एक उसका क्या हो जाएगा? तो नींबू खा के हम अपनी विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही आपका गेहूं भ्रूण तेल नामक चीज़ों का प्रयोग करके हम विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठी या 3 कोष्ठक वाला हृदय किसमें पाया जाता है? उभयचरों में पाया जाता है। ये अनियत तापी होते हैं और 2 नासा द्वार होता है इनमें उभयचरों में, जो मुख गुहा द्वारा फेफड़ों से संबंध होते हैं। तो अनियत तापी किसे कहते हैं हम? तो अनियत तापी जिसका ताप एक समान बना रहता है उसे हम अनियत तापी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के लिए, अनियत तापी जिसका तापमान एक समान न रहता हो उसे हम क्या कहेंगे? अनियत तापी कहेंगे। मतलब हर मौसम के अकॉर्डिंग इसका तापमान बदलता रहता है, वो है आपके कौन? उभयचर। अगला हम देखेंगे फसल। दूसरी तरफ आपका मौसम दिया हुआ है, कौन सी फसल का किस मौसम में उत्पादन किया जाता है? तो सूरजमुखी आपका सभी मौसम में उत्पादित किया जा सकता है।
खरबूजा आपका जायद में गर्मी में उत्पादित किया जाता है। कपास जो है आपका खरीफ का फसल है, ये खरीफ में ही इसका उत्पादन किया जाता है। अलसी की फसल आपका रबी का फसल है और ये सर्दी में आपका उत्पादन किया जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। गेहूँ जो है आपका फलेरिस माइनर एवं बथुआ, गेहूँ में जो खरपतवार पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो फलेरिस माइनर और बथुआ पाया जाता है। मटर में जो है प्याजी नामक खरपतवार पाया जाता है और बरसीम में आपका कासनी नामक खरपतवार पाया जाता है। अगला हम देखेंगे जेनेटिक उद्योग किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित क्षेत्र से, मतलब कृषि संबंधित क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है? आपका जेनेटिक उद्योग से। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार नामक यंत्र का प्रयोग आपका महासागर में डूबी हुई वस्तुओं के लिए किया जाता है। सोनार से हम समुद्र की गहराई नापते हैं और नौ संचलन की एक तकनीक भी क्या होती है? सोनार होती है। तो अब सोनार के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें हैं। जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक या सोनार तकनीक में एक तरफ से ध्वनि को भेजा जाता है। जब ध्वनि तरंग के सामने कोई वस्तु आ जाती है तो ध्वनि तरंगे उससे टकराकर वापस आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिससे इसकी दूरी का पता चल जाता है और ये सोनार तकनीकी के द्वारा किया जाता है। अगला हम देखेंगे 2016 का प्री। कौन ट्रांजिस्टर का भाग है? तो जर्मेनियम जो है वो आपका ट्रांजिस्टर का भाग है, जो जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में किया जाता है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए गर्मी में जो है काले रंग को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक गाढ़ा रंग होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जबकि हल्के रंग जो है आपका जैसे वाइट रंग वो कम अवशोषित करता है तापमान को। अगला हम देखते हैं थर्मोरेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो थर्मोरेसिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो क्या करता है? तो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदल लेता है। किसका उपयोग विस्फोटक में उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का उपयोग जो है आपका विस्फोटक उत्पादन के लिए किया जाता है। और ग्लिसरॉल आपका कैसा यौगिक है? तो ये आपका कार्बनिक यौगिक। अगला देखते हैं हम, यहाँ ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ग्लिसरॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरॉल बनाता है। तो ग्लिसरॉल क्या करता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन नामक तत्व बनाता है। किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। यानी माचिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। माचिस के निर्माण में रेड लेड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, गोंद का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो इन सभी से जो है आपका माचिस का निर्माण किया जाता है। ईस्ट जो है आपका एक किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और दूध प्रोटीन में क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। आवृतबीजी पौधा आपका एलोवेरा क्या है? एक आवृतबीजी पौधा है। घटपर्णी या नेपेंथिस प्रायः नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करता है। यह कीटों का भक्षण करने वाला एक पादप या पौधा है। तो घटपर्णी किसका भक्षण करता है? तो कीटों का भक्षण करता है, या यह कह सकते हैं कि घटपर्णी आपका कीटभक्षी पौधा है। अगला हम देखते हैं कैसकुटा, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। कैसकुटा परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषक तत्व पौधों के तने से भोज्य पदार्थ व खनिज लवण प्राप्त करता है। तो यह पोषक तत्व किससे प्राप्त करता है? पौधों के तने और भोज्य पदार्थ व खनिज लवण प्राप्त करता है पौधों के तनों से, न कि पत्तियों से। तो कैसकुटा आपका पत्तियों से न प्राप्त करता है, पौधों के तनों से भोज्य पदार्थ व खनिज प्राप्त करता है। अगला हम देखेंगे, एक तरफ रोग है दूसरी तरफ फसल है। तो करनाल बंट रोग आपका किसकी फसल को खराब करता है? गेहूं की। करनाल बंट रोग में ये किसके द्वारा होता है? करनाल बंट रोग तो ये फफूंद जनी या कवक जनित रोग होता है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं, करनाल बंट रोग को। अगला हम देखते हैं नत्रजन या नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस जो है जड़ के विकास के लिए आवश्यक होती है।
पोटेशियम आपका स्टोमेटा के नियंत्रण हेतु आवश्यक होता है। बोरान जो है आपका प्रतिरोधकता या रोग को कम करता है। तो बोरान की उपस्थिति में क्या कम हो जाता है, आपका रोग लगने की समस्या कम हो जाती है। अगला हम देखेंगे स्वप्रतिरक्षित संधिवात या संधि शोथ से संबंधित है। जीवाणु जनित जो है आपका क्षय रोग जो होता है किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। पामा रोग आपका चिंचड़ी से होता है। मानसिक रोग जो है, मानसिक रोग को क्या कहते हैं, मनोविदलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका दंत के। तो सांप के जो जहरीले विष दंत हैं वो किस में रूपांतरित हैं या किस में प्राप्त होते हैं, तो जंभिका दंत के रूप में प्राप्त होते हैं। मच्छर के बारे में हम देखते हैं। तो मच्छर केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है। नर की अपेक्षा मादा के डेने जो होते हैं बड़े होते हैं। नर अपना पोषण किससे करता है, तो फल फूलों के रस से करता है। मादा जो मादा मच्छर होती है वही रक्त को चूसती है। नर मच्छर जो है वो रक्त को नहीं चूसता है। अगला हम देखते हैं, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है, तो हड्डियों में जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक एसिड है। दूध का खट्टा होना किससे होता है, तो लैक्टिक एसिड से होता है। फलों को किससे पकाया जाता है, तो एथिलीन से पकाया जाता है। अगला हम देखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी होती है। अगला हम देखते हैं बर्ड फ्लू कारक है। बर्ड फ्लू का कारक क्या है, तो H5N1 है। जबकि स्वाइन फ्लू का कारक क्या है, तो H1N11 है। तो ये दोनों का ही कारक है, बता दिए। स्वाइन फ्लू के लिए हम क्या यूज करते हैं, H1N1 यूज करते हैं, जबकि बर्ड फ्लू के लिए H5N1 का प्रयोग करते हैं। मनुष्यों में मुर्गियों से फैलता है ये आपका बर्ड फ्लू। अब हम देखेंगे 2014 का प्री। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन नामक गैस जो है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए भरी जाती है। दूसरा है हमारा सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होते हैं। सोते समय जो है आपका तीव्र प्रकाश क्या होता है, अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है जिससे निद्रा में व्यवधान होता है। तो मेलाटोनिन नामक अगर उत्पादन इसका कम होता है तो आपको नींद कम आती है। अगर इसका उत्पादन अधिक हो रहा है मेलाटोनिन का तो आपको नींद अधिक आएगी। पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो है मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, पीनियल ग्रंथि में होता है। दिन के दौरान पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय हो रहता है। अंधेरा होने पर एस्सियन द्वारा पीनियन को सक्रिय कर दिया जाता है जिससे क्या होता है, मेलाटोनिन का उत्पादन और होता है और यह जाके रक्त में फैल जाती है जिससे हमें क्या होता है, नींद आने लगती है। तो ये कुछ आपका नींद कैसे हमें आती है और तीव्र प्रकाश में नींद क्यों नहीं आती है, यही रीजन है। मेलाटोनिन का अगर कम उत्पादन हो रहा है तो नींद आपको कम आएगी, अगर अधिक उत्पादन हो रहा है तो अधिक आएगी। अगला हम देखते हैं लाल स्याही बनाई जाती है किससे, तो लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें जो उत्पादित गैस थी वो थी, मतलब इस कौन सी गैस के द्वारा जो है आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, MIC भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अगला हम देखते हैं फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट है जिससे फोटोग्राफी में आपका स्थिर करने पर प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग जो है सोने व चांदी के निष्कर्ष में भी किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है आपका सोने और चांदी के रूप में भी किया जाता है, मतलब इसके निष्कर्ष यानी इसको साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो ये आपका समुद्री नमक है जिसका आप प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समुद्री नमक का अधिक उपयोग से उच्च रक्तचाप और किडनी खराब हो जाती है। तो समुद्री नमक का डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इससे हमारा
उच्च रक्तचाप बढ़ जाएगा और किडनी जो है खराब हो जाएगी। इसीलिए हम समुद्री नमक का डेली उपयोग नहीं कर सकते हैं खाने में। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है तो ये कहाँ से होता है? चीन और जापान के देशज वृक्ष से होता है। जो क्या होता है वहाँ पे सदाबहार वृक्ष होता है या आपका, जिससे कपूर की प्राप्ति होती है। तो कपूर का वानस्पतिक नाम क्या है? सिन्नामोगम कैम्फोरा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को जो है आपका सहायक आहार कारक कहा जाता है। भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगला हम देखेंगे मानव के बाल और नख यानी नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन जो है बाल या नख में या नाखून में पाया जाता है। सींग और खुर में भी आपका केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला हम देखते हैं गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है किसके कारण? तो ये कैसीन के साथ साथ कैरोटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ये आपका पीले रंग के साथ साथ आपका सफ़ेद भी होता है। तो सफ़ेद किस रंग के कारण होता है? सफ़ेद जो है आपका कैसीन के कारण होता है। पीला कौन से रंग के कारण होता है? केराटिन के कारण ये पीला दिखता है। लैक्टोज के कारण दूध में हल्की मिठास होती है। अब हम देखेंगे 2013 का पेपर प्री का। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो है आपका 10⁻7 सेंटीमीटर होता है, -7 सेंटीमीटर। जबकि आपका 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो ये आपका 10⁻⁹ मीटर होता है। जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। मृग तृष्णा का उदाहरण है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण या मृग मरीचिका का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपका मृग मरीचिका बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबाकर किया जाता है? तो सोडियम धातु का संग्रह जो है आपका केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में डुबाकर किया जाता है, यानी इसमें इसको रख दिया जाता है तो सुरक्षित रहता है। सोडियम धातु इतना मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। तो सोडियम जो है आपका विद्युत का सुचालक होता है। जल के साथ बहुत तेजी से यह क्रिया करता है। कौन? सोडियम। अगला हम देखते हैं कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो एस्फॉल्ट जो है आपका पेट्रोलियम परिष्करण का क्या है? उपोत्पाद है। शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में भी काम आता है। अगला है हमारा एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है आपका किण्वन की प्रक्रिया होती है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो इसका प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है आपका प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो ये आपका दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष = 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन अब हम यहाँ से देखते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके उस शरीर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम आपका 1.4% और 1.1% आपका फास्फोरस पाया जाता है। 2010 का प्री का हम एग्जाम देखेंगे तो यहाँ पे जो है संस्था है और दूसरी तरफ उसके जहाँ पे स्थापित किए गए हैं वो राज्य दिए हुए हैं। इसरो की स्थापना आपका बेंगलुरु में की गई है। IUCAA की स्थापना आपका पुणे में यानी महाराष्ट्र में है। IUAC की स्थापना आपका कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। VSSC आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है यानी केरल में। अगला है दूसरी तरफ आपका विटामिन है, तीसरी सेकंड में आपका नाम दिया हुआ है। तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। बीज हम देखते हैं
बीज परिरक्षण किया जाता है, किस लिए किया जाता है? शुद्धता, जमाव, नमी की मात्रा, इसलिए इन सभी से बचने के लिए जो है आपका बीज परिरक्षण किया जाता है। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। तो ये स्टेटमेंट था कि भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर जो है गलत भोजन खाते हैं इसलिए कुपोषित हैं, और गरीब जो है सूखा रूखा भोजन उन्हें मिलता है या खा पाते हैं इसलिए वो कुपोषित हैं। तो आपका स्टेटमेंट दोनों ही सही है। हार्मोन है एक तरफ, दूसरी तरफ ग्रंथि है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है गर्भाशय, महिला के गर्भाशय में मिलता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है आपका अंडाशय से प्राप्त होता है, पुरुष में ये पाया जाता है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि में पाया जाने वाला हार्मोन है। और इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है, या अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण होती है? अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है आपका अम्ल वर्षा होती है। अगला हम देखेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला है हमारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कुछ बैक्टीरियो के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ भी कुछ बैक्टीरियो के द्वारा जो है आपका प्रकाश संश्लेषण कर लिया जाता है। अगला हम देखेंगे माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर को जो है गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 0.39 से गुणा करने पर आपका सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका प्रकाशिक तंतु काम करता है। मृग मरीचिका भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। जब कभी प्रकाश को अधिक दूरी तक भेजना होता है तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होता है, इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह किसके कारण होता है? तो यह आपका स्थिरता का जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं उसके कारण होता है। अगला हम देखते हैं स्थिरता के जड़त्व के नियम के बारे में देखते हैं। यह इसकी परिभाषा क्या होती है? कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु जो है गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी। यह आपका जड़त्व का नियम है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो औरक्त इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के ग्राही दूरस्थ के नियंत्रण में। औरक्त किरण की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने जो है औरक्त किरण की या इंफ्रारेड की खोज की थी। किस रसायन का फल पक्वन हेतु प्रयोग किया जाता? तो फल पकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता? तो इथेनॉल, इथेफॉन या एथिलीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फल पकने के लिए किया जाता है। इसको सूंघने पर व्यक्ति क्या होता है? मूर्छित भी हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। अगला है हमारा बायोगैस में क्या पाया जाता है? तो बायोगैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन पाया जाता है। बायोगैस एक जैव ईंधन है। जैविक कचरे के अपघटन से आपका बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखेंगे 2010 का प्री का एग्जाम हम देखेंगे। किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर का जो है आपका प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है? यह एक अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो आवृत्ति आरोपण जो है आपका प्रयुक्त तकनीकी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। तो ट्यूमर को किससे मतलब आपका किस समस्थानिक से प्रयोग किया जाता है या इसको हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका आर्सेनिक 74 है। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कौन रोकता है? तो कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कोशिकाओं में अगर असामान्य वृद्धि हो जाए
तो उसको हम क्या कहेंगे, तो कैंसर कहेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ जो रेडियम और प्लूटोनियम से हड्डी का कैंसर होता है, तो हड्डी के कैंसर का उपचार किससे होता है, रेडियम और प्लूटोनियम से। सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो आपका रेडियम और प्लूटोनियम है उससे क्या होता है, तो हड्डी का कैंसर होता है। अगर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने लगे तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है, तो आर्सेनिक 74 में जो है। अगला हम देखते हैं कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो B6 जो है आपका स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाना जाता है, तो जॉन साल्क जो है आपका पोलियो का टीकाकरण खोज करने के लिए जाना जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट होती हैं। यह प्रायः बच्चों को होता है, तो पोलियो सबसे ज़्यादा किसको होता है, बच्चों को होता है, और ये रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं इसमें नष्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होती है, तो विटामिन B12 जो है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होती है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। तो विटामिन जो है बी आपका किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। बी और सी दोनों ही आपके जल में घुलनशील हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपिज जो कान में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल 20 है। तो कृषि पारिस्थितिकी के क्षेत्रों की संख्या कितनी है भारत में, तो ये आपके 20 है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित है, तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जो है आपका जीरो टिल बीज एवं उर्वरक विकसित किया गया है। अगला हम देखते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये आपका जोधपुर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। अगला हम देखेंगे बंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान है। अहमदाबाद में आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है, तो अहमदाबाद में आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान है, बंगलुरु में आपका भारतीय खगोल संस्थान है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, तो मार्फिन जो है आपका चाय में नहीं पाया जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानतः किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानतः जो है आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। किसके, आर्जीमोन के बीज का। नील हरित शैवाल किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका धान की फसल को बढ़ाने के लिए नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मैसेज करके आपको PDF परचेज कर सकते हैं। हरित ईंधन का स्रोत है, करंज जो है आपका हरित ईंधन का स्रोत है। इसमें औषधीय गुण पाया जाता है, किसमें, करंज में। गंजेपन की समस्या, आँखों दांतों के रोग, कुष्ठ रोग, पेट की बीमारी, बवासीर जैसे रोगों में करंज से लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, भारत का कौन सा 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो ये आपका कैगा कर्नाटक में जो स्थित है वो आपका 20वां परमाणु बिजली घर है। विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है, तो आइस क्यूब जो है ये आपका विश्व का विशालतम दूरबीन है। वर्तमान में यह चीन की तियानयान है। वर्तमान में किसकी है, तो चीन की तियानयान। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो कौन सा था, आइस क्यूब था। अगला हम देखते हैं किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो DNA अंगुली छापन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर DNA पता करके उसके आप पिता का बता सकते हैं कि कौन से वंश से है या किसका बेटा है ये। तो अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, तो वो आपका फिंगर है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, पनडुब्बी चालित प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र SLBM के बारे में देखते हैं। तो इसे जो है भारत के DRDO ने बनाया है SLBM को। इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया गया है। इसकी मारक क्षमता जो है 700 किलोमीटर है।
तो ये आपके जो है प्री के सारे क्वेश्चन हो गए, 2021 से लेके 2010 तक का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।